अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखूँगा। जनरल बाजवा की फैमिली 6 साल पहले कंगली थी और 6 साल में बिलियनर हो गई। 6 साल से बाजवा आर्मी चीफ है। इसके ऊपर दूसरा, तुर्की ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसका भारत को क्या लेसन मिलता है? इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ लोग बाहर पकड़े गए हैं और सज़ाएं दी गई हैं, उनके हवाले से, और किस तरह पाकिस्तान ने जाहिलों की एक फ़ौज तैयार की है, इस हवाले से कुछ खबरें हैं। शुरू करते हैं जनरल बाजवा से। अजीज़ दोस्तों, जनरल बाजवा के हवाले से, उसकी फैमिली की फॉर्च्यून्स के हवाले से, अहमद नूरानी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स निकालते हैं और काफ़ी मुश्किलात में भी रहते हैं। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसकी कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से आर्मी चीफ बना है 6 साल में इसकी फैमिली कैसे बिलियनर हो गई। कुछ इनकी करप्शन के हवाले से चीज़ें हैं कि एक लड़की है महानूर, उसकी शादी होती है जनरल कमर बाजवा के बेटे साद के साथ। शादी से पहले ये लड़की की कोई ख़ास प्रॉपर्टी, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन शादी से 9 दिन पहले DHA गुजरांवाला में 8 प्लॉट की मालिक बन जाती है। और जनरल बाजवा की बीवी DHA लाहौर के फेज़ 4 और फेज़ 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की इस वक्त मालिक बनी जब चीफ ऑफ आर्मी बाजवा था। इसके अलावा 2019 में पाकिस्तान से बाहर बिलियंस ऑफ रुपीस के फंड्स बाहर भेजे इलीगली। दुबई में कई जायदादें खरीदी बाजवा की बीवी और फैमिली ने। बाजवा की बीवी के $US बैंक अकाउंट में $5 लाख पड़े हैं। बाजवा की बहू महानूर 4 बहनें हैं और चारों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन बाजवा के घर में शादी करके आने से इसकी ये अरबोपति हो गई है, बिलियनर हो गई है और कई प्रॉपर्टियां इसके पास मौजूद हैं। 2019 से पहले बाजवा की बीवी टैक्स पेयर नहीं थी पाकिस्तान में। कहीं इसकी कोई इनकम नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? एक इतने बूढ़े आदमी की बीवी भी बूढ़ी है, तो कहाँ से इतनी जायदादें? कौन सा ऐसा कारोबार किया कि पाकिस्तान में लोग कंगले हो रहे हैं और ये अरबपति हो रहे हैं? FBR के रिकॉर्ड से पता चला है कि जनरल बाजवा की बीवी को अपने एसेट्स छुपाने के लिए कई बार वार्निंग दी गई। फैक्ट फॉक्स, जो कि अहमद नूरानी और फैक्ट फॉक्स ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि मज़ीद रिपोर्ट भी करेंगे। दुबई और यूरोप और अमेरिका में बाजवा फैमिली के कई फंड्स भेजे गए हैं और कई प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। अभी तक फैक्ट फॉक्स और अहमद नूरानी को बाजवा के बेटों की एसेट्स और जायदाद का नहीं पता चला, वो एक अलग चीज़ है। अभी तक सिर्फ इसकी बीवी और इसकी बेटी के हवाले से चीज़ें आई हैं। महानूर, जो कि बाजवा की बहू है, उसके फादर हमीद मिट्ठू के साथ कई बिजनेस डील्स भी हुई हैं। जायदादें खरीदना और फंड्स बाहर भेजना, ये बाजवा का ये समधी करता था। 2018 के 2 नवंबर को ग्रैंड हयात टावर इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट की मालकिन भी महानूर बनी, जबकि इसकी ट्रांसफ़र डीड
पुरानी तारीखों में 2015 की तारीखों में बनाया गया। जब ये लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो इसकी बीवी टैक्स फाइलर नहीं थी, इसका समधी साबिर हमीद मिट्ठू बिलियनर नहीं था। तो अचानक ये कैसे हो गया? ये अजब करप्शन की गजब कहानी सारे जनरलों की है। हमने एक और बाजवा का, आसिम सलीम बाजवा का देखा है ना, सारे जनरलों की। भाई एक आम पाकिस्तानी अपनी 30 साल की सर्विस के बाद क्यों इस काबिल नहीं हो सकता कि कनाडा में एम्पायर्स खरीदे, नेशनलिटी हासिल करे, जबकि 150 से ज़्यादा जनरलों ने पिछले कुछ सालों में कनाडा की नेशनलिटी हासिल की। इससे कहीं ज़्यादा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके बसे हैं। कई दुबई में प्रॉपर्टियों के मालिक बने हैं। ये दुनिया के सबसे करप्ट, सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल है जो पाकिस्तान आर्मी है। ये ना सिर्फ के करप्शन जैसा गंदा काम करते हैं, बल्कि टेररिज्म फैलाने का उस पर माल बनाते हैं। अपने ही मुल्क में लोगों को मारने का काम करते हैं। अजीज दोस्तों, पॉलिटिक्स में इनकी इन्फिल्ट्रेशन का आलम देखें कि मुझे आप दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे इस हद तक चीज़ें हो रही हों जो पाकिस्तान में हो रही हैं। भाई इमरान खान की सरकार टूटी तब से लेकर अब तक हम पूरे पाकिस्तान में एक ही टॉपिक चल रहा है ना, आर्मी चीफ। कौन होगा नया आर्मी चीफ? इमरान खान का सारा आंदोलन भी इसी फैक्ट पे है। वो कह रहा है ना कि जल्दी इलेक्शन कराओ, क्योंकि वो चाहता है कि इलेक्शन ये जीत के नया आर्मी चीफ ये लगाए। आर्मी चीफ के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से ये अपने हर भाषण में बात करता है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया के पास कोई और स्टोरी नहीं, कौन होगा नया आर्मी चीफ। शहबाज शरीफ लंदन गए हैं नवाज शरीफ से मुशावरत करने, इधर इमरान खान ये कर रहा है, उधर ये हो रहा है, आरिफ अलवी बाजवा से मिल रहा है, बाजवा एक्सटेंशन के लिए ट्राइयाँ कर रहा है। कोई और टॉपिक नहीं है। किसी मुल्क में ऐसा होता है? कभी भारत में कभी हमने सुना कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर? अभी हमारे एक आर्मी चीफ भारत के वीर गति हो गए थे प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में शायद। क्या हुआ? चुपचाप नए आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट हो गया, बात खत्म। ना कभी अमेरिका में, किसी यूरोपियन कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी कभी इस हद तक ड्रामे नहीं होते। इसलिए कि आर्मी चीफ का मतलब है पाकिस्तान का मालिक कौन बनेगा। ये सिचुएशन है इस कंट्री की कि इसमें आर्मी का इस हद तक अमल दखल है कि आप सोच नहीं सकते। भाई आप देखें, जून 2022 में एक नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि अब से जितने भी बाबू लोग हैं ना सिविल सर्विस के, उनकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब आईएसआई करेगी। कहीं आप मुझे मिसाल दिखा दें कि कहीं किसी दुनिया में ऐसा होता हो कि आर्मी सिविल सर्विस के सारे लोगों को अपॉइंट करेगी, तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मसला है? इनका काम सिर्फ एक ले जाता है कि इनको आर्मी चीफ कटोरा दे के भेजे के जाओ भाई भीख मांग के आओ। इसके अलावा कोई काम है? मुझे ये बता दें आप देख लें, अगर आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के अलावा दूसरा कोई टॉपिक है तो यही है कि इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, फलां से हम पैसे ले रहे हैं, आईएमएफ से पैसे आने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक से आने वाले हैं, इतने पेमेंट करनी है, इतनी हमें पेमेंट आनी है, सऊदी अरब ने हमें इतने दे दिए, चाइना ने हमें इतने दे दिए। ये काम रह गया ना, वो कहाँ खर्च करने? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है? भारत में आप देखें, रोज़ सुनते हैं आज ये बना, आज वो बना, आज स्पेस में रॉकेट भेजे गए, आज सैटेलाइट भेजे गए, आज फलां लंबे हाईवे का मुंबई से गुजरात अहमदाबाद का रास्ता इतना रह जाएगा, ये हाईवे का, ये रेलवे स्टेशन देखें यूरोपियन स्टाइल में बना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बना। चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे, भीख भी नहीं मांग रहे।
यहाँ पे भीख भी पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, बन कुछ भी नहीं रहा। उल्टा जो था थोड़ा बहुत वो भी सब सैलाब में तबाह हो गया। मुझे कोई आके बता दे कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट का नाम सुना हो कि पाकिस्तान में ये चीज़ बन रही है। सिर्फ मामू बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा, और कौम पूरी लगी हुई है बाजवा जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और कोई काम नहीं रह गया कौम के पास। कौम को इन्होंने लगाया हुआ है, इसी चीज़ पे है। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर में मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि एक पुलिस गाड़ी में पेट्रोल बम की बोतल फेंकते हुए एक लड़की पकड़ी गई थी जिसका नाम था बतूल, पाकिस्तानी थी, स्टूडेंट थी। उसको अब सज़ा हुई है, बहुत कम सज़ा हुई है, इसलिए कि बाइडेन सरकार ने इंटरवीन किया कि माफ़ कर दो, बच्ची है, तो हल्की सी सज़ा हुई है। इसी तरह कुवैत में काफ़ी अरसे बाद सरतन से जुदा पब्लिक एग्जीक्यूशन, गवर्नमेंट की तरफ से सरतन से जुदा 7 लोगों की गर्दनें काटी गईं, उसमें भी एक पाकिस्तानी, कत्ल के इल्ज़ाम में। हमारे पाकिस्तानी भाई जहाँ भी जाते हैं सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसा नाम रोशन करते हैं कि कोई और काम करने के काबिल है नहीं। फ्रॉड आप इनसे करा लें, स्कैमिंग इनसे करा लें, लेकिन ढंग का कोई काम इनसे कराने का होता नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन ख़तरनाक हद तक जारी है बलूचिस्तान और केपीके में। बलूचिस्तान में बाकायदा एक जंग की सूरत हाल है जिसकी कोई ख़बर बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे टोटली आर्मी ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है। आम आदमी की मूवमेंट तकरीबन रिस्ट्रिक्टेड है। अभी एक छोटी सी खबर ISPR ने ही निकाली है कि 15 और 16 नवंबर को दरमियान टेररिस्टों से फायर एक्सचेंज हुआ। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया और 2 हमारे मारे गए, एक नायक और एक लांस नायक इम्तियाज़ खान। ये दोनों कुत्ते की मौत मारे गए। ये ISPR ने बताया है, जबकि बलोच पोर्टल्स हैं जो मुख्तलिफ, वो हमें ख़बरें भेजते रहते हैं। वो लंबी लिस्ट है कि रोज़ के 2-3 मुकाबले हो रहे हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में आर्मी और बलोच कर्मचारों के और इसमें आर्मी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप ये देखें कि जब आप एक सिविल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल ले लें कि जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर हैं, आप देखते हैं कि आपके ऊपर का ऑफिसर खूब घूस लेता है, काम सिर्फ पैसे के उस पर करता है, जो पैसा देता है उसकी फाइल साइन करता है, आगे करता है, अदरवाइज नहीं। उसके ऊपर वाला भी इससे ज़्यादा घूस लेता है, उससे ऊपर वाला भी उससे ज़्यादा घूस लेता है। तो वो जो नीचे ऑफिसर बैठा है वो सोचेगा यार मेरी ईमानदारी का फ़ायदा क्या, जब ऊपर वाले ही सारे काम कर देंगे तो मैं भी माल बनाऊं। यही फिर नीचे तक जाता है। तो यही हाल आर्मी का है। आर्मी के जो जवान हैं और ऑफिसर से नीचे लेवल के लोग हैं, जब वो देखते हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साला 15 साल पहले तो यहाँ पे इसके पास एक टूटी फूटी गाड़ी होती थी, आज इतनी बड़ी एक बिजनेस एम्पायर बना के बैठा है, प्राइवेट प्लेनों में घूम रहा है। कमर बाजवा हमारा आर्मी चीफ, जनरल फैज़ हमीद हमारा ISI चीफ, हमारे सारे जनरल देखें, हमारे सारे ब्रिगेडियर देखें तो वो DHA में बड़े बड़े बंगलों के मालिक हैं, तो हम पागल के बच्चे हैं। तो ये लड़ने भड़ने के अब काबिल नहीं रहे, किसी काबिल नहीं रहे कि ये अपने मुल्क में भी कुछ कर सकें। अजीज़ दोस्तों, एक खबर आई है कि तुर्की में अभी आपने देखा कि 2 धमाके हुए इस्तांबुल में, उसका इल्ज़ाम कुर्दिश पार्टी पे लगाया गया। कुर्दिश दरअसल एक बहुत ही मजलूम कौम है। बलोचों की स्टोरी इनकी सेम है। बलोचिस्तान के लोग ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बटे हुए हैं।
हालात ने, कॉलोनाइजेशन के ज़माने के हालात ने इनको डिवाइड कर दिया। उसमें क्या होता है कि जब अंग्रेज़ इस इलाके में आया तो अंग्रेज़ लड़ता भड़ता आते आते पूरे पाकिस्तान, इंडिया, मतलब पूरे इंडिया पे कब्ज़ा किया, आज के पाकिस्तान समेत। तो इनकी लड़ाई KPK में उधर रुकी अफ़गानिस्तान से, और वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन बना दी इन्होंने। अब वो ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ ने बनाई, उसमें ईरान को फ़ायदा हुआ कि आधा बलूचिस्तान उनको मिल गया, थोड़ा बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान को, थोड़ा ब्रिटिश इंडिया में रह गया। एक आज़ाद रियासत के तौर पे था उस वक्त बलूचिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया में था। लेकिन बहरहाल ये ऐसे ही आज़ाद रियासत थी जैसे भारत में दूसरी आज़ाद रियासतें थीं जिनको अंग्रेज़ ने लिमिटेड लिबर्टी दी हुई थी। यही हाल कुर्दिशों का है। ये सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक में बटे हुए हैं। ऑयल रिच रीजन है कुर्दिश एरिया, लेकिन ये मुख्तलिफ रीजन्स में बटे हुए हैं। इनको कई बार सुपर पावर्स ने झांसे दिया आज़ादी के। पहली वर्ल्ड वॉर में जब तुर्की, मतलब उस वक्त तुर्की था ऑटोमन एम्पायर, और ये उस वक्त ब्रिटिश कर्जे में था, और ये सब चीज़ें उस वक्त कुर्दों को झांसा दिया गया, क्योंकि उस वक्त कुर्दिश जो एरिया था ना, वो ज़्यादातर 99% एरिया पूरा ऑटोमन एम्पायर में था। तो उसको झांसा दिया। और लेकिन ब्रिटिश अपनी कॉलोनाइजेशन उस इलाके में स्ट्रॉन्ग कर चुका था। ब्रिटिश ने कुर्दों को ये झांसा दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें वर्ल्ड वार के बाद आज़ादी देंगे। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, अलाइड फोर्सेस के साथ वर्ल्ड वार 1 में जंग लड़ी। नतीजा ये हुआ कि जंग के बाद इनको भूल गए, क्योंकि वो पूरा रीजन ब्रिटिश के कॉलोनी बन चुका था। इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। और उसमें क्या होता है कि फिर परसिक्यूशन से भागने के लिए कुर्दिश कभी ईरान की तरफ चले गए, कभी तुर्की की तरफ चले गए। ये डिवीज़न होती रही। ऐसे में क्योंकि वो डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं थी उस वक्त, तो ऐसे में तुर्की थोड़ा कब्ज़ा कर लेता था इराक के उस पर ईरान ने काफ़ी चीज़ें कब्ज़ा कर लीं, और यूँ कुर्दिश डिवाइडेड होते गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वापस ज़रूरत पड़ी तो अलाइड फोर्सेस ने कुर्दों को फिर कहा कि आप हमारे लिए लड़ें, वर्ल्ड वार के बाद हम आपको आज़ाद कुर्दिस्तान बना देंगे। वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, कुर्दों ने खूब जानों की कुर्बानी दी और दिल से लड़े अलाइड फोर्सेस के लिए। वर्ल्ड वार के बाद अभी यूनाइटेड नेशंस नहीं बनी थी और अभी चीज़ें डिस्कस हो रही थी सारी चीज़ें, तो इन्होंने टेम्पररीली कुर्दों को आज़ाद कर दिया कि आप आज़ाद हो, आपका आज़ाद देश है। लेकिन फ़ौरन ही फिर जब सुपर पावर्स बैठी, यूनाइटेड नेशंस बनाई और हिस्से बखरे किए सब चीज़ों के वर्ल्ड वार के बाद, तो उसमें उन्होंने फिर वापस उनको रोक लिया और एक कंट्री इराक बना दिया, एक कंट्री सीरिया, एक कंट्री तुर्की तो था ही, ईरान भी था ही, वही कुर्दिश डिवाइड हो गए। तो कुर्द वापस जब बेवकूफ़ बने, जब सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इनको जंग लड़नी थी तो अमेरिका ने फिर कुर्दों को झांसा दिया, फिर कुर्द झांसे में आ गए। सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इन्होंने रिवोल्ट किया। इनका मेन शहर मोसल है जो कि पेट्रोल इतना है, इराक का मेजॉरिटी ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है ना, वो कुर्दिश है। जंग के बाद अमेरिका ने इराक के मुख्तलिफ जोन डिवाइड किए, जिसमें एक नो जोन एरिया बनाया और कुर्दों को लिमिटेड लिबर्टी दी जब तक कि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। लेकिन फिर कुर्दों को भूल गए। आज फिर एक इराक हो गया, थोड़ा तुर्की में है, थोड़ा सीरिया के पास है, थोड़ा ईरान में है। अब वो कुर्दिश अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, तो आज़ादी के लिए फिर ये इस तरह के काम करते हैं। तो तुर्की ने हमला कर दिया इराक और सीरिया के अंदर कुर्दिश एरियाज़ में। अब वहाँ आईएस नामी इस्लामिक स्टेट, दाइश नामी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, वो पाकिस्तान और तुर्की ने मिल के बनाई थी और उसने इराक और सीरिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। तो कुर्दिश बहुत तपे हुए हैं, इराक और सीरिया की गवर्नमेंट्स बहुत तपी हुई है तुर्की पे।
तो वहाँ पर उन्होंने स्पेस दिया हुआ है कुर्दों को, इसलिए तुर्की ने हमला किया है। मैं ये कहता हूँ कि क्या भारत को कोई सबक हासिल करना चाहिए? जब 9/11 होता है और अमेरिका कहता है कि अल-कायदा और उसामा बिन लादेन ने ये काम किया है, तो अमेरिका ने घुस के पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करके मार दिया। बाकी अल-कायदा टेररिस्ट जितने हैं सारे के सारे पाकिस्तान से पकड़े गए, और पकड़ने में पाकिस्तानी फोर्सेस का कोई हाथ नहीं था। खुद अमेरिकन CIA और उनके ब्लैक वाटर और उनके एजेंट्स अमेरिकन नेशनल रेड मारते थे पाकिस्तान में, मुशर्रफ के पीरियड में ख़ास तौर पे, फिर जरदारी के पीरियड में, फिर नवाज शरीफ के भी पीरियड में होता रहा। ड्रोन हमले करते रहे, क्योंकि वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे भरोसा नहीं करते थे कि ये तो पाकिस्तान फोर्सेस के तो सारे क्रिएटेड टेररिस्ट हैं। तो अमेरिका ने घर में घुस के अपने टेररिस्ट हासिल किए, तुर्की ने घर में घुस के इराक और सीरिया में बमबारी की। तो क्या भारत को नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, लुधियानवी, लखवी, मसूद अजहर और नामी ग्रामी सारे भारत के टेररिस्ट जो भारत में आतंक का खेल खेलते रहते हैं वो पाकिस्तान में हैं? क्या भारत को ये इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए? जब तुर्की को कोई सवाल नहीं कर रहा, जब अमेरिका को कोई सवाल नहीं कर रहा कि तुम दूसरे मुल्क में घुस के अपने टेररिस्ट हासिल करते हो, तो भारत को भी मैं समझता हूँ कि किसी स्टेज पे आके ये काम करना पड़ेगा। भारत की इंटेलिजेंस मामूली इंटेलिजेंस नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस को अब जितने वांटेड टेररिस्ट हैं ना भारत के, उनकी एक एक मूवमेंट का पता है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत को भी उनके जो वांटेड टेररिस्ट हैं उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ेंगी। मोदी जी ने कहा है, अभी एक COP के नाम से वो बना है, COP 27 ऐसा ही कुछ, कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिन गरीब मुल्कों के ऊपर तबाही आई है उनके लिए फ़ंड जमा करने का एक वो किया है। तो मोदी जी ने इस पर कहा है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं। इन कंट्रीज़ को आइसोलेट करना पड़ेगा और टेररिज्म की फंडिंग और फाइनेंसिंग करते हैं, टेररिस्ट को नर्चर करते हैं, मतलब उनको बनाते हैं और उनकी ग्रूमिंग करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, उनको फंड्स देते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको प्लान देते हैं और फिर टेररिज्म के लिए भेज देते हैं। ऐसे कंट्रीज़ को रोकना होगा, ये मोदी जी ने कहा है। लेकिन अब भारत को एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी और एग्रेसिव एक्शंस भी करने होंगे। ये ज़रूरी हो गया है। भारत अब इंटरनेशनल लेवल पे एक सुपर पावर की हैसियत से मौजूद है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।